गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोगों का डे 2 अभी तक का बहुत बढ़िया चल रहा होगा। अभी तक की जो हमारी डे 2 की जर्नी कॉमर्स की रही होगी, आपने फटाफट से सब कुछ निपटा लिया होगा। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं हमारे अप्लाइड मैथ्स का डे 2। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस डे 2, जो बच्चे डायरेक्टली डे 2 देखने आ रहे हैं तो भाई डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को मत देखना। पहले जाओ डे 1 पे, पूरा डे 1 खत्म करो। उसके बाद इस डे 2 के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्रैक्टिस शीट डाल रहा हूं। ठीक है, उस पर्टिकुलर शीट को आपको पूरी को लगाना है आफ्टर डे 2। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये चीज रियलाइज होगी कि यार जो कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हुए हैं वो हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था डे 1 के लास्ट में कि बेटा जो कुछ भी कराया है, एक तो अपने हाथ से लिख लेना, दूसरा अपने अपने स्टडी मटेरियल या बुक्स में से जो जो सवाल वहां तक के बनते हैं वो सब लगा लेना। तो आई होप आप वो सब काम करके आए होगे। अगर नहीं कराया तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का कोई फायदा नहीं है। गणित में आपका भला सिर्फ आपकी कलम कर सकती है, मैं सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपको चीजें बता सकता हूं, समझा सकता हूं। एग्जाम में तभी क्वेश्चन निकलेगा अगर आप अपना पेन चलाएंगे। तो बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं और अब भी यही कहूंगा कि डे 2 शुरू करने से पहले डे 1 पूरा देख लो, और बाई चांस आपने पेन ज्यादा नहीं चलाया है तो डे 2 कंप्लीट करने के बाद डे 1 और डे 2 दोनों के लिए अच्छे से पेन चलाओ भाई। सवाल जो हैं, जो आपको पता है यार, आपके पास बुक है साल भर से, आपको पता है कहां तक कवर हो गया है, जितने एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं वहां पर वो लगाओ, आसपास के जो आपको पीवाईक्यूज दिख रहे हैं वो लगाओ। ऑल्दो मैं भी आपके साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। वंस वी आर डन विद द टॉपिक, हम लोग मैट्रिसेस को कंप्लीट करके कोशिश करेंगे कि हम लोग सवालों पे बात करें। बट आपकी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है बेटा कि आप अपने लेवल पर जहां से जितना जितना सवाल इन टॉपिक्स के जो हो चुके हैं वो कर लो। ठीक है जी। तो आपको आज एक शीट मिलने वाली है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आपको पूरी की पूरी आफ्टर डे 2 लगानी है, तभी बैठना डे 3 में, वरना मत बैठना, पहले वहां तक करके आना। चलो जी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो शुरू करते हैं। एंड हमने लास्ट डे 1 में हमने क्या क्या करा था, हमने करी थी मैट्रिसेस के बारे में चर्चा, उसका ऑर्डर, उसके बेसिक्स, छोटी छोटी चीजें हम लोग उसकी टाइप्स कर चुके थे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आज मैट्रिसेस को खत्म कर दें। तो चलिए इसी के साथ लेट्स बिगिन। चलो बात आगे बढ़ाते हैं। हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोग कर चुके थे, आपको मैं सब बता चुका था। डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, इक्वल मैट्रिसेस पे थोड़ा सा मैंने ज्यादा जोर दिया था, आपको बताया था कि दो चीजें याद रखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इक्वल मैट्रिसेस में ना वो कुछ इस तरह के सवाल पूछता है कि ए बराबर एक्स वाई जेड कुछ कुछ लिख देगा, बी बराबर कुछ नंबर्स दे देगा, बोलेगा अगर ए बराबर बी है तो एक्स वाई जेड वगैरह की वैल्यू बताओ। तो वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, इक्वल तभी कहलाएगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर आप एक्स वाई वगैरह की वैल्यू निकाल रहे हैं उन क्वेश्चंस में, आपको दिखेंगे वो बुक्स में क्वेश्चंस, अगर आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इक्वल करके एक्स या वाई निकाल दिया है तो वहां पर रुकना नहीं है बेटा, आपको सारे के सारे एलिमेंट्स को इक्वल रखना है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ गई एक्स की या वाई की तो गड़बड़ है, इसका मतलब वो एक्स की वैल्यू सही नहीं है, वो डिफाइन नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इक्वालिटी का मतलब सारे एलिमेंट इक्वल। ठीक है, इस बात पे जोर दे रहा हूं, आप भी इस बात का ध्यान रखना, सारे, बस सारे शब्द मत भूलना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पर। तो ऑपरेशंस का बेटा मतलब क्या होता है, जब आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा अपने लाइफ में, तो पहले आपको गिनती सिखाई गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सिखाया गया अगला, कि अब प्लस कैसे करेंगे, अब माइनस कैसे करेंगे, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कुछ उसी तरह से मैट्रिसेस में भी जब आपने बेसिक सीख लिए तो हमारे सिलेबस में अगला जो पोर्शन आता है मैट्रिसेस का वो आता है इस पर ऑपरेशंस। यानी कि अब हम देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं कि कैसे मैट्रिसेस को प्लस करा जाता है, माइनस करा जाता है, उसमें कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा जाता है, और उस तरह की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो फॉर अ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m बाय n है, ऑफ कोर्स अब ऑर्डर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, एंड k इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो बेटा कि वो कांस्टेंट है, मतलब इस तरह से समझ लो इसको कि कुछ फिक्स फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है,
K is a scalar quantity, then K is another matrix obtained by multiplying each element of A by scalar quantity K, that is K बराबर this. अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. चलो जी समझते हैं क्या होता है स्केलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट. मान लीजिए आपकी एक मैट्रिक्स है ये 1 2 0 2 1 0 3 0 0. थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा. 3x3 की मैट्रिक्स है बेटा, ये 3 रो 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं. क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं सर. बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, राइट? थोड़ा थोड़ा याद करते रहना. क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 है. खैर मुद्दे की बात पे आते हैं. मैंने बोला ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर चीज है के एक स्केलर है. सर स्केलर क्या होता है? अरे आप फिलहाल अपने लैंग्वेज में समझ लो कि के बराबर कुछ वैल्यू होगी, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना. मतलब ये इट्स नॉट लाइक कि ये नेचुरल हो सकता है, वो सब नहीं बोल रहा हूं मैं. कुछ वैल्यू है, ठीक है. स्केलर का मतलब है कि कुछ ना कुछ वैल्यू है जो आपको दी हुई होगी, ठीक है. अब मैंने बोला कि अगर मैं एक स्केलर को अपने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो कैसे मल्टीप्लाई होगा. तो बेटा आप ये मुद्दा समझो, जब आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स को, ठीक है, ये स्केलर क्यों बोला जा रहा है? एक ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होता है जहां पे हम दो मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. वो एक अलग कहानी है, इसलिए ये अलग कहानी के लिए स्केलर बोला जा रहा है. स्केलर का मतलब जब किसी नॉन मैट्रिक्स को आप लोग एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसी नंबर को कर रहे हो. तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल सा सिद्धांत है बेटा जो आपको याद रखना है, उसके हर एलिमेंट के साथ वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. बस बात खत्म, कहानी वानी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है. जैसे आपने k को मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करा तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया k मल्टीप्लाई बाय A. इसमें कैसे होगा ये? k मल्टीप्लाई बाय 1 डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, k मल्टीप्लाई बाय 2, k multiply by 0, k multiply by 2, k multiply by 1, k multiply by 0. Again k multiply by 3, k multiply by 0, k multiply by 0. तो क्या हो जाएगा? k 2k 0, 2k k 0, 3k 0 0. ठीक है जी. सो दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स. चलो जी ठीक है, ओके. तो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं स्केलर का. मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है B, ठीक है, वो है 1 2 2 1, और आपको बोला गया हमें निकाल के बताइए आप 3B. तो वो कितना हो जाएगा? अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. 3 इंटू 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3. अगर आपको बोला जाए निकाल के बताइए 2B कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 4 2. अब तो जादू हो गया है ना. बहुत सिंपल सी बात है, अब ने इसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है. दिस इज इट, ठीक है. तो इसके अलावा कुछ निकालने की जरूरत मुझे लग नहीं रही. अब आप जैसे मर्जी खेलते रहो यार, इसको 5B निकालो, हाफ B निकालो, 1/4B निकालो. चलो एक वो वाला केस भी कर लेते हैं. 1/2B कितना होगा? 1/2B हो जाएगा 1/2, 2/2, 2/2, 1/2. यानी कि सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 1/2, 1 1 1/2 विल बी योर आंसर. तो इस तरह से हमारा कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वर्क करता है. So you have to take care whenever there is a scalar that has to be multiplied with a matrix, it should be multiplied with every element of that matrix. यानी कि सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर डालो. आगे बात करते हैं बेटा. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं हम. इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग कहाँ यूज होगा ये. अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है, ऑर्डर ऑफ द न्यू मैट्रिक्स रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर क्यों बदलेगा? बताओ मुझे क्यों बदलेगा ऑर्डर? आपने सिंपली वो एलिमेंट हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मैट्रिक्स की रो घटी, कॉलम घटा, कुछ बढ़ा? नहीं ना. जब ना रो में चेंज है ना कॉलम में चेंज है तो ऑर्डर सेम रहने वाला है. आपको ये बात याद रखनी है और मैंने कॉन्सेप्चुअली भी समझा दिया क्यों. आगे बढ़ो. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है बेटा, ये ध्यान से समझो.
ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, से m बाय n, और के एंड पी स्केलर्स हैं। तो अगर a प्लस बी जो स्केलर है वो मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑब्वियसली लॉजिकली भी हो जाएगा कि भाई a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, k से मल्टीप्लाई करा तो वो a से मल्टीप्लाई हो गया प्लस b से हो गया। ठीक है, दूसरा है k प्लस बी इंटू है, तो वो पहला हो जाएगा फिर दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, के माइनस बी, वो पहले से हो जाएगा माइनस फिर दूसरे से हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है ये, मतलब इसमें कुछ बताने को नहीं है। दीज आर सिंपल सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है, और ये अप्लाई करोगे आप तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, अगर मैं आपको बताऊं क्या कहना चाह रहा है ये, के ए प्लस बी, एक बता देता हूं कोई भी, है ना, के ए प्लस बी वाली बताता हूं। चलो, ये कहना चाह रहा है कि भैया k टाइम्स a प्लस बी विल इक्वल्स टू k टाइम्स a प्लस k टाइम्स ऑफ b। उठा लो कोई ए बी मैट्रिक्स, छोटी छोटी उठा रहा हूं जल्दी जल्दी के लिए, 1 1 1 1, b बराबर 2 2 2 2। ठीक है, पहले क्या बोला, k टाइम्स a प्लस बी, a प्लस बी, ओके, a प्लस बी आपको मैंने अभी सिखाया ही नहीं, तो फिर इसको मैं कैसे बताऊं आपको, ऐसे बता सकता हूं कि a प्लस बी मुझे पता है पहले से, जस्ट अभी इसके बाद ही हम देखने वाले हैं, बाय द वे मल्टी एडिशन नॉट अ बिग डील। मैं आपको पहले बताता हूं कि a प्लस बी भैया ये है, मैंने आपको पहले से बता दिया। तो लेफ्ट और राइट साइड को वेरीफाई करके दिखा दूं, k टाइम्स a प्लस बी यानी कि k टाइम्स 3 3 3 3, ये हो गया LHS। क्या ये बराबर आ रहा है 3k 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 और 3k के? ठीक है, RHS की अगर मैं बात करूं, k टाइम्स a प्लस k टाइम्स b यानी कि के ए और के बी, के ए क्या हो जाएगा, क्या के ए ये हो जाएगा के प्लस के बी क्या हो जाएगा 2k 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 2k। इन दोनों को ऐड करके जो फाइनल रिजल्ट आता है वो यही आता है, 3k 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 3k। कुछ नहीं है, बेकार की बात है। एडिशन में आपको भी बताऊंगा, ये सब आप खुद वैलिडेट कर लोगे। ठीक है, बस ये लिखने के लिए लिख दिया है, किताब में लिखा रहता है, तो आप लोग ये नहीं कहो कि भैया आपने हमें ये चीज़ें बताई नहीं, किताब में देखी थी। तो बेटा कुछ नहीं है ये, मैं आपको बता देता हूं वंस वी आर डन विद आर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसके बाद आप प्लस माइनस करके देख लेना। मुद्दे की बात छोटी सी, कि जो कांस्टेंट है या जो स्केलर है वो मैट्रिसेस में बट जाता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है तो अंदर भी घुस जाएगा, ठीक है, अलग अलग है तो अलग अलग भी पकड़ लेगा, माइनस में है तो माइनस में भी घुस जाएगा। बेसिकली ब्रैकेट्स के अंदर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट मैट्रिसेस में, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ए अगर ये है तो बी ऑफ द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स दिस। ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैं आपको बताना चाहूंगा आफ्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले बात करनी है मुझे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, इससे पिछले वाली स्लाइड आपको तब ज्यादा समझ में आएगी। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का, एडिशन का पहले फंडा समझो। कोरे कागज पे आते हैं, पीपीटी को भूल जाते हैं, कोरे कागज पे आते हैं, ध्यान से समझो बेटा। हम सीख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही सिंपल है। दो मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 1 1 1। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो उसको ऐड या माइनस नहीं कर सकते, पहले मुद्दे की बात। ठीक है जी, क्या ए का और बी का ऑर्डर सेम है, क्या ये 2/2 है, क्या ये भी 2/2 है, बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। कैसे करेंगे ऐड, तो बेटा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस बी, कैसे हो जाएगा ये 1 2 3 4 एज इट इज लिखा, प्लस 1 1 1 1।
जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर किसी नंबर से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके सारे एलिमेंट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, सॉरी सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह से अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस हैं या फिर मैं कहूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी ऐड या माइनस हो जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, ए प्लस बी, अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे भी वही ऑपरेशन लग जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस प्लस दिस 1 प्लस 1, दिस प्लस दिस 2 प्लस 1, दिस प्लस दिस 3 प्लस 1, दिस प्लस दिस 4 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5। लो जी, हो गया ऐड। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी जो अलग टॉपिक बना दिया। ए और बी दोनों को जोड़ना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, तो 2 3 4 5। चलो जी, अब मेरे पास कोई बच्चा ये कहता है ठीक है सर ऐड तो हो गया, माइनस करके बताओ कैसे होगा। अरे भाई माइनस कर ले 1 2 3 4 माइनस 1 1 1 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दूं, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1। अब आप ये मत कहना कि कंफ्यूजन हो गया, 1 कौन सा भैया, ये 1 माइनस ये 1 कॉरस्पॉन्डिंग, ये 2 ये माइनस 1, ये 3 ये माइनस 1, ये 4 ये माइनस 1। क्योंकि देखो ना, ये A11 है, ये B11 है, ये A12 है। याद करो पुराने वाला डे 1, ठीक है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये B12 है, ठीक है। और इसको कर दो 0 1 2 3, ये मेरा A माइनस बी का आंसर हो गया बेटा। क्लियर है क्या? A प्लस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर दिए, A माइनस बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दिए। ओके, अब एक नया सवाल आया, बच्चा कहने लगा सर मुझे करके दिखाओ 2A माइनस बी। मैंने कहा अच्छा, तीनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दो। पहले तुमने क्या करा, 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा A का, फिर जो मैट्रिक्स आई वो उसको मैं नाम दे दूं फिलहाल के लिए C, और फिर आपने क्या करा, C में से B को माइनस कर दिया, यही तो करा। तो मुझे तो फंडे क्लियर है यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 2 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स 1 2 3 4, A हमने यही अज्यूम करा था बच्चों, माइनस B क्या है मेरा 1 1 1 1। तो पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स का मतलब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, माइनस 1 1 1 1। तो पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया यहां से यहां आने के लिए। अब अलग दुनिया है, ये एक मैट्रिक्स है कोई, उसमें से ये माइनस करनी है। भाई क्या करूं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, 2 माइनस 1, 4 माइनस 1, 6 माइनस 1, 8 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेशंस का बेटा आप ध्यान रखना, वैसे तो मैं भी रख रहा हूं, बट कहीं पर भूल चूक हो जाए तो माफ करना और कॉन्सेप्ट पर फोकस करना। 2 माइनस 1 1 3 5 7, तुमसे नहीं होनी चाहिए भूल चूक, तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, मैं ला चुका हूं नंबर अपने, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन का। दिस विल बी योर आंसर बेटा। तो 2A माइनस बी निकल गया। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कहीं पे भी वो अटका सकता है क्या? मुझे एक बात बताओ, अच्छा वो तुमसे पूछे, कुछ सवाल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ध्यान रखना, ए और बी मैट्रिक्स नोट कर लो और लिखो, ये सब निकाल लेना। होमवर्क पहला 3A माइनस 2B, दूसरा हाफ टाइम्स A प्लस B, तीसरा 3B माइनस 1/4 टाइम्स ऑफ A। ये 3 सवाल आप लगा के देख लेना, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा है, आपको तसल्ली मिल जाएगी, आपका पेन चल के आंसर तक पहुंच जाओगे ना तो सब हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लाई करो, कोई नई मैट्रिक्स आई, इधर भी स्केलर मल्टीप्लाई करो, कोई मैट्रिक्स आई, माइनस कर दो, इन दोनों को पहले जोड़ लो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसमें 3 से पहले इसको स्केलर मल्टीप्लाई करो, इसको 1/4 से स्केलर मल्टीप्लाई करो, दोनों को माइनस कर दो,
ठीक है जी, पहले यही रखना, पहले ये वाली मत रख देना, गलत हो जाएगा। मतलब ये तो बेसिक सी चीजें हैं। तो इस तरह से वो जैसे मर्जी घुमाए बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक वो इस तरह के सवाल भी पूछता है, देखो समझो। वो कहता है कि ए मैट्रिक्स है एक्स वाई 1 2, बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये सॉल्व होके आंसर आए, कहीं सॉल्व करने लगो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि इस तरह से दो मैट्रिक्स दे देगा और फिर बोलेगा कि 2a प्लस बी अगर बराबर हैं इसके। एग्जाम्पल है बेटा ये, पता नहीं इसका आंसर आता है नहीं, मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझो, इस तरह के सवाल मिलेंगे किताब में, उसका आंसर आएगा, वो समझा रहा हूं कैसे होता है। तो ऐसे दे देगा कि ये है आपका गिवन, तो बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। क्या आप ये निकालने में सक्षम हो, 2a प्लस बी निकाल लोगे? क्या आप 2a निकाल सकते हो? 2a क्या होगा? 2a हो जाएगा 2x 2y 2 एंड 4, स्केलर मल्टीप्लाई करा। 2a प्लस बी निकाल लोगे क्या? 2a प्लस बी क्या होगा बेटा? 1 2 3 4, तो 2x प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ दो, 2y प्लस 2, 3 प्लस 1, या फिर आपके लिए इजी लिखूं तो 1 प्लस 3। भाई ए पहले ये है ना, तो ये से ये, तो 2 प्लस 3, आई एम सॉरी, 2a प्लस बी निकाल रहे हो आप, तो आपको निकालना है 2a का मतलब 2 प्लस 3 और 2a प्लस बी 4 प्लस 4। अब जो ये आपकी मैट्रिक्स आई है, ये आपको गिवन है, वो इसके इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट याद आ गया आपको। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो क्या करोगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख दो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रख दो। चलो रख दो, 2x प्लस 1 बराबर 1, 2y प्लस 2 बराबर 1, 1 बराबर 5, 1 बराबर 8। अब आप कहोगे सर यहां तो ये गलत हो गया। तो मैं तो कह ही रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये तो सही फ्रेम होगा, और सही सवाल में दो नंबर कभी अनइक्वल नहीं आएंगे। मतलब यहाँ पे 1 बराबर 1 और 8 बराबर 8 ही आएगा अगर सही सवाल होगा। ये तो मैंने एक फिक्शियस सवाल लिया आपको समझाने के लिए, फंडा समझाने के लिए। तो इस तरह की इक्वेशंस में से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये सवाल को मत पकड़ना कि ये अनइक्वल कैसे आ गया। सही सवाल में ये इक्वल ही आएगा, नंबर्स कभी अलग अलग नहीं आएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल दी हुई है उसने। ठीक है, सो दिस इज द गेम। तो इस तरह से आपको कहीं भी घुमाए बच्चों, अब आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उलझना नहीं है। जैसा वो कहे करते चले जाओ, रूल्स लगाते चले जाओ, और आखिरी में देख लो अगर कोई इक्वेशन बन रही है, बराबर रखना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर रख लो। सादा मैथ का सवाल बन गया, मैट्रिक्स खत्म। तो दिस इज हाउ यू शुड डील विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बाकी करेंगे सवाल समय आने पर, आप लगाते रहें साथ साथ, आपको लगाने चाहिए सवाल। अब थोड़ी सी कहानी, एडिशन सब्सट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर। Addition of two or more matrices is possible only when the given matrix are of the same order and the order of the resultant matrix is also the same. सही बात है यार, ये तो मैंने आपको बोला ना, दो मैट्रिक्स का अगर इक्वल ऑर्डर होगा तभी ऐड कर पाओगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहां से लाओगे अगर ऑर्डर इक्वल नहीं होगा? थोड़ा सा फोकस करो, समझो कि अगर ऑर्डर अनइक्वल है तो A31 अगर पहले में डिफाइन हो रहा है और दूसरे में डिफाइन नहीं हो रहा है, वो 2x2 की मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहां से लाओगे ऐड करने के लिए? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है तो एडिशन भी नहीं हो सकता, इसलिए वो कंडीशन है कि भैया ऑर्डर सेम ही चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है। उसके बाद ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेम आएगा, बिल्कुल सही यार, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड ही तो हुए हैं, क्या रो कम हुआ, क्या कॉलम बढ़ा? नहीं, तो ऑर्डर सेम रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, जीरो मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है, और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मैंने ऊपर भी छोड़ दिया था, इसलिए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स वो इसलिए छोड़ दिया था कि वो नीचे आ जाएगा। ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो मैं अब बता देता हूं आपको चीजें, प्रॉपर्टीज। अच्छा बाय द वे, एडिशन के बाद जो मैंने ऊपर खुद कर दिया था एडिशन वेरीफाई कराने के लिए प्रॉपर्टीज, अब तो आप समझ जाओगे ना कि कहां गया कहां गया कहां गया, ये वाला।
अब तो समझ गए ना ये ऐड हो गई, ये कैसे आ रहा है, मैंने इसलिए तब डायरेक्ट कर दिया था, आपको तब तक सिखाया नहीं था, ये समझ गए ना, दोनों ऐड, भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दिए मैंने और कुछ भी नहीं करा, दिस इज द सिंपल एडिशन। चलो वापिस आओ, प्रॉपर्टीज समझानी थी तुम लोगों को, प्रॉपर्टीज देखते चलो। चलो भाई जगह बनाई जाए, समझो बात को, कुछ भी नहीं है, कहानी है, सुनते जाओ, सवाल तुम्हारे उस पुराने वाली कहानी से निकल जाएंगे, अब ये भी सुन लो बस। पहला देखते हैं, पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है a प्लस बी, तो वो बराबर होगा b प्लस ए के। मैं कह रहा हूं होना भी चाहिए यार, क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में अगर 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, क्या एक ही बात होती है? अगर एक बात होती है तो मैट्रिसेस के केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, उसके अंदर के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से तो ऐड कर रहे हो आप, जो हमने सीखा है। तो इसलिए ये लॉ जो है वो आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में वैलिड होता है। अगला देखो, एसोसिएटिव लॉ। तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं ये, एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है तीन मैट्रिक्स ले लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो ये कहता है a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। तो बच्चा कहेगा इसमें नया क्या है? मैंने कहा बेटा नया बस ये है कि उसने ब्रैकेट्स लगा दिए। वो बोल रहा है पहले a प्लस बी को ऐड करो, उसको c में जोड़ो, जो रिजल्ट आएगा वो, अगर b प्लस सी को पहले ऐड करोगे और a को उसमें जोड़ोगे, जो तो रिजल्ट आएगा वो दोनों सेम आएंगे। आना भी चाहिए। फिर वही कॉन्सेप्ट कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इन मैट्रिसेस के ऐड होंगे तो वो तो नॉर्मल लाइफ वाला एडिशन है ना। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 में पहले 1 और 2 को जोड़ो फिर उसको 3 में जोड़ो, या फिर 2 और 3 को पहले जोड़ो और उसको 1 में जोड़ो, तो क्या फर्क पड़ता है यार? तो वही चीज है। सो दिस इज व्हाट एसोसिएटिव लॉ सेज अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो चीज है बच्चों इसमें, वो है एडिटिव आइडेंटिटी का, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब समझ लेते हैं। यूजुअली मैथमेटिक्स में आइडेंटिटी का मतलब हर जगह सेम सा ही होता है, सेम ही होता है इनफैक्ट। आइडेंटिटी को आप शीशे की तरह समझो, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल। तो इसका क्या मतलब हो गया? ऐसी क्वांटिटी बताओ जो मेरे अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में जोड़ें तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाए, भाई आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिल जाए, ऐसे याद रख सकते हो। तो मुझे बताओ कि मैं ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं जो मुझे ए ही मिल जाए। बच्चे कहेंगे भैया जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मान लो 2x2 की है तो सारे एलिमेंट जीरो हैं। अब एज्यूम करो कि मेरी ए मैट्रिक्स कुछ 1 2 3 4 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दूं बच्चों, a प्लस ओ, तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, दोबारा से क्या मेरा a ही आ गया? क्या मेरा a ही आ गया? तो ऐसी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में हमने जोड़ी, ऐसी मैट्रिक्स उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जोड़ी कि मुझे वही मिल जाए। आइडेंटिटी शब्द से आप समझ जाना आइडेंटिकल, तो वो क्या हो जाएगा एडिशन के केस में? मेरा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। दिस इज व्हाट एडिटिव आइडेंटिटी सेज। ठीक है, अब लास्ट हम लोग समझ लेते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का बच्चों ये मतलब होता है कि मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताया? जीरो मैट्रिक्स। मुझे आप ही बताओ ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। क्या आप लोग कहोगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स जोड़ लो? सोच के देखो, ए मैट्रिक्स है मेरा 1 2 3 4, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब -1 टाइम्स ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सबके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग कर दूंगा तो -1 -2 -3 -4। अब a माइनस ए करोगे अगर, तो लॉजिकली मैट्रिक्स से मैट्रिक्स वैसे भी देखो कट होती हुई दिख रही है आपको, a माइनस ए शुड बी जीरो मैट्रिक्स। अब बच्चे ना ये गलती कर देते हैं कि मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स काट के जीरो लिख देते हैं। बेटा मैट्रिक्स का अगर ऑपरेशन हो रहा है तो आंसर भी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, आप उस रिप्रेजेंटेशन को नहीं छेड़ सकते। सो इट विल बी जीरो मैट्रिक्स, इसको कोई जीरो ना पढ़े, दिस शुड बी जीरो मैट्रिक्स। ओके,
सो यहां से हमारा फंडा क्लियर होता है कि ए में अगर माइनस ए जोड़ रहे हैं यानी कि नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। दिस इज नॉट नॉर्मल जीरो, ये बात ध्यान रखना आप लोग, राइट। चलो अब एक बार पीपीटी पे पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहा है, क्या वो भी यही कह रहा है जो हम कह रहे हैं। हाँ जी, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, यस, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट्स चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अगर इसको किसी मैट्रिक्स में जोड़ोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगी, इसलिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैंने आपको अभी दिखाया कि एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ऐसा क्या जोड़े मैट्रिक्स में, तो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो एज सिंपल एज दैट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बच्चों जो आपको पढ़नी थी। वैसे हम जनरल यूज केस में ये सब यूज करते रहते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यहां मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि मैं आपको खुद बताऊंगा, हमें पीपीटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मेरे साथ समझना है। अभी तक हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन पक्का कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। बहुत ध्यान से समझना बच्चों ये कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले हम एक सवाल उठाएंगे, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस, उस सब पर चर्चा करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, दो मैट्रिक्स उठाते हैं, छोटी छोटे एग्जांपल लेंगे अभी। एक उठा लेते हैं ये, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। एक उठा लेते हैं ये, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, ठीक है जी। हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नॉर्मैलिटी से अलग है, जैसे बाकी सब तो बहुत बेसिक सा था, इसको थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो आप एक फंडा समझो कि देयर इज अ बॉटल, ये आपकी एक बॉटल है, ठीक है, या फिर ये आपका एक टैप है, और ये आपका एक टैप है और ये आपको बॉटल्स दी हुई हैं। आपको क्या करना है, एक टैप उठाया, हर बॉटल में पानी भरा, पहले आप इसमें पानी भरोगे, फिर आप अगले में पानी भरोगे, फिर आप अगले में पानी भरोगे। जब ये सब में पानी भर जाए तो आपको जाना है अगले टैप पर, इसमें फिर से पानी भरोगे, फिर अगले में भरोगे, फिर अगले में भरोगे। पहले एक टैप पकड़ेंगे, सारी बॉटल्स में पानी भरेंगे, फिर अगला टैप पकड़ेंगे, सारी बॉटल्स में पानी भरेंगे, एंड सो ऑन। ये क्या कहानी सुना रहे हो भैया आप, ये क्या हो रहा है सर, ध्यान से समझो। अगर आपको ये टैप और बॉटल वाली कहानी मेरी याद रह जाए तो आप समझो हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में ना एक बात ध्यान रखना कि ए को बी से कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि बराबर आए बी को ए से करें, यहां फर्क पड़ता है पहले कौन बाद में कौन। अरे भाई बोतल से टैप थोड़ी भर दोगे, समझो मैंने आपको क्या बताया, टैप से ही तो बोतल भरोगे ना, ऐसा तो नहीं बोतल से टैप में पानी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ए बी और बी ए यहां पर सेम नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। तो ए बी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, ए बी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ऐसे लिख दें 1 2 3। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा क्योंकि मुझे ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाना है। एक बार समझ आ गया फिर हम दोबारा स्पीड पकड़ेंगे। 1 1 1 2 2 2। समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या ये टैप्स थे, क्या ये ऐसे वाले टैप्स थे, ठीक है, क्या ये टंकी है, ठीक है जी, ये टंकी है, यहाँ से पानी आएगा, और ये बॉटल है। तो क्या ऐसे मेरी टंकी है हॉरिजॉन्टली, ये देखो जी, ऊपर से शुरू हो जाना पहले वाली में, क्या ये मेरी पहली टंकी है बेटा, टैप 1। क्या मैं इसको फिलहाल के लिए बॉटल 1 बोल दूं, ऐसे लिख दूं इसके नीचे B1 बॉटल 1, B2 बॉटल 2, है ना, टैप 1 टैप 2,
ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है टैप बॉटल, ये मेरा शॉर्टकट बनाया हुआ है, ये सब पेपर में मत लिख देना नालायक हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। समझो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पे लिखते हैं। चलो जी, अभी मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझे ये पता है कि ये 2/3 की मैट्रिक्स थी और 3/2 की थी, हम मल्टीप्लाई कर लें। पहला टैप उठाया, पहले में पानी भरा। पानी भरने का मतलब पता क्या है, हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और ऐड करते चलो। मेरा मतलब पहले मैं लिख रहा हूं फिर बताऊंगा। 1 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 1। समझा क्या तुमको समझ में आया क्या भाई? कॉरेस्पॉन्डिंग, जब ये ऐसे ऐसे गया तो जो ये पहला था उसको पहले से मल्टीप्लाई करा, प्लस दूसरा उठाया दूसरे से मल्टीप्लाई करा, प्लस तीसरा उठाया तीसरे से मल्टीप्लाई करा। लो जी, ये मेरा पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब अगला कंफ्यूजन आता है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है? भाई तुम मुझे बताओ, टैप आगे बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है? आगे बढ़ रहा है जी। बॉटल 1 का काम तमाम। अब टैप 1 में बॉटल्स तो बची हुई हैं, सारी बॉटल्स कवर होनी चाहिए। तो अब बॉटल 2 पे चले। टैप 1 बॉटल 2, तो मेरा आगे गया ना, आगे, तो यहां भी अगला एलिमेंट 1। अब ये वाली हो गई बॉटल, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 2। समझ रहे हो बेटा? समझ में आया क्या कर रहे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। क्या मेरे पास और बॉटल्स हैं? क्या और आगे जाने की क्षमता है? नहीं है, तो मेरी मैट्रिक्स यहां पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्या इस टैब से सारी बॉटल्स भर गई? बिल्कुल भर गई। अब नंबर आएगा अगले टैब का। क्या अगला टैब नीचे है? तो मैं भी नीचे चलूं, मैं भी नीचे आ गया जी। अब मेरा अगला एलिमेंट ये वाला बनेगा, नीचे आ गो। नीचे से पहली बॉटल दोबारा से, अब टैप ये है और सारी बॉटल्स दोबारा भरोगे आप। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 0 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 2 × 1। ठीक है जी, अब तो इजी लग रहा होगा। एक बॉटल भर दिया आपने टैप 2 से, अब आगे की सारी भरनी है और आगे जा रहे हैं तो इसी में आगे जाते रहोगे। अगला क्या होगा, 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। ये समझ आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये अगर समझ में आ गया तो समझो बस मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया। टैप बॉटल के कॉन्सेप्ट से याद रखो, कभी भूलोगे नहीं। बस अब क्या है, अब तो सॉल्व कर दो। 1 + 2 + 3, 2 + 4 + 6, 0 + 1 + 2, 0 + 2 + 4। ठीक है, कैलकुलेशन संभाल लेना तुम, प्रोसीजर समझो। क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 3 6। सही करा क्या? ठीक है जी, तो इनको सम कर दिया बेसिकली। दिस विल बी माई आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दिस विल बी माई आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए बी जो प्रोडक्ट निकाला वो ऐसे निकलेगा। समझ रहे हो? समझ में आ गया? एक बार इनके ऑर्डर्स पे नजर मार लें। क्या इसका ऑर्डर क्या आया, 2/2। एक बार इनके ऑर्डर्स पे नजर मार लेते हैं। यहां कुछ कैच है। ए का ऑर्डर क्या था, क्या था ए का ऑर्डर? 2/3 था। क्या 2/3 था? ए का ऑर्डर था बच्चों 2/3। बी का ऑर्डर क्या था, 3/2। जब आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो उसका ऑर्डर क्या आया, 2/2। यहां पे एक समझने का लॉजिक है, वो ये कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी नंबर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। जैसे एडिशन में हमने सेटिस्फाई कराया था कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहां पे सेम ऑर्डर होना कंपलसरी नहीं है, कुछ और कंपलसरी है। वो क्या कंपलसरी है, आपको ऑर्डर्स चेक करने हैं। जो पहले वाले का दूसरा नंबर है वो दूसरे वाले के पहले से मैच होना चाहिए। अगर ये मैच होगा तभी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल होगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर पॉसिबल हो पा रहा है, अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर पता है क्या होगा, बचा हुआ ये बाय ये 2/2।
समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट फंडा है, बहुत ज़रूरी है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और अगर पॉसिबल है तो क्या आएगा। एक बार के लिए अगर मेरे से कोई पूछे क्या b इंटू ए पॉसिबल हो पाएगा क्या, b इंटू ए, मैंने कहा भैया ये दोबारा लिखो, ऐसे नहीं मुझे समझ में आएगा। b इंटू ए, मेरा b का ऑर्डर है 3/2, a का ऑर्डर है 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा पहले का दूसरे वाला, दूसरे मतलब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सेम है, तो मैं बोल दूंगा मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो पाएगा। कोई मुझे कहे सॉल्व करे बिना बताओ आने वाले आंसर का ऑर्डर क्या होगा, मैं बोलूंगा bA का ऑर्डर जो होगा बच्चों वो 3/3 होगा। करके देख लेना, तुम करके देख लेना। निकाल के दिखाऊं क्या, निकाल के दिखा दूं क्या, फटाफट निकाल के दिखा दूं क्या। देखो अब bA भी निकाल ही देते हैं, फटाफट निकालूंगा। लेकिन bA का मतलब क्या हो गया, 1 1 1 2 2 2, और A क्या है 1 2 3 0 1 2। चलो भाई पहला टैप, सब में पानी भरना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। आगे जाएं अगले वाले, बॉटल 2 बॉटल 3, अगले पे चलें, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। और तीसरे वाला 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। चेक कर लेना कि दिस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है जी। सब भर गए, अब नीचे आना पड़ेगा अगले पे, तो हम भी नीचे चले गए। अब ये है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, एज इट इज ही आ जाएगा। एज इट इज क्यों आया, क्योंकि वो सेम ही एंट्रीज है, और तीसरे में भी वो सेम है तो रिजल्ट एज इट इज आ जाएगा। मतलब कि अगर इसको बॉटल ऐसे 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 भरो, तीनों में जब सेम ही है तो कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा ना, जान के लिए थे ये नंबर्स। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 4 7, 1 4 7 1 4 7। देखो मल्टीप्लाई भी हो पाया और ऑर्डर क्या आया फाइनल 3/3। कैलकुलेशन एरर देख लेना अगर कोई रह गया हो, फंडा समझ लेना, ठीक है। फंडा समझ लेना, फंडा ये है कि किस तरह से मैं इस आंसर तक पहुंचा। क्या मैंने पहले ही ऑर्डर बता दिया था आपको, क्या मैंने आपको पहले ही ऑर्डर बता दिया था बच्चों, बोलो। ये बता दिया था, देखो 3/3। तो दिस इज हाउ वी डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आ गया, आपको ये समझ आ गया कि मल्टीप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चेक करना आ गया। आपको ये समझ आ गया कि ऑर्डर क्या आएगा फाइनल मैट्रिक्स का। ये तीन बातें आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में समझ आनी चाहिए। चलो जी, दिस इज अबाउट आवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे स्केलर के साथ कंफ्यूज मत करना। स्केलर यानी किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजी। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तरीका है। चलो जी अगली कहानी सुनते हैं। बोलता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तीन मैट्रिक्स अगर हैं, wherever order of multiplication is defined on both sides, ये समझना जरूरी है। इसने कहा अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो सकता है तभी हो सकता है ना कि ये BC डिफाइन ना हो या AB डिफाइन ना हो। डिफाइन करने का मतलब इनके ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे पहले। अगर डिफाइंड है तो ABC और ABC अगर आप लिख रहे हो तो एक ही आंसर आएगा। पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी इसने, दूसरी और तीसरी बात इसने क्या करी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। समझो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों एसोसिएटिव। ये बोल रहा है अगर तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें पहले दो को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे से करो, या फिर पहले को छोड़ के पहले बाकी वाले को कर लो फिर इससे करो, तो आंसर सेम आएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। कब आंसर सेम ना आए या फिर डिफाइन ना हो पाए, अगर आपने इसका ऑर्डर छेड़ दिया। यानी कि ये तो सही है, अगर ये हो गया तो ये इक्वल आना कंपलसरी नहीं है।
मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है कि पहले वाला क्या है और दूसरे वाला क्या है, प्री मैट्रिक्स और पोस्ट मैट्रिक्स कौन सी है, उससे फर्क पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि यहां पर हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात क्यों नहीं करी बच्चों, इसीलिए नहीं करी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं लगता है। एडिशन में पॉसिबल हो पाता है, मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता है। इक्वल आ भी सकता है किसी दिन तुक्के से, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि कभी ना आए, लेकिन इन जनरल ये सत्य नहीं है। एसोसिएटिव में इसलिए सत्य है क्योंकि देखो सीक्वेंस सेम है, ये चेंज करते ही ये फेल हो जाएगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए a टाइम्स b प्लस सी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर पहले a है तो पहले a ही रहेगा, ए बी प्लस ए सी। कब गलत हो जाएगा, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। स्पेशल बात क्या है यहां ध्यान रखने की कि आपको देखना पड़ेगा, इसको आप ऐसा मत लिख देना बी ए प्लस ए सी। अपनी इच्छा से आगे पीछे नहीं कर सकते आप मैट्रिक्स में, जैसे 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 एक ही बात होती है ना, मैट्रिक्स में ये सत्य नहीं है। इसमें आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पहले है वो पहले ही रहे। अगर ए पहले था तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं ए पहले रहे, फिर प्लस अगले वाले में कर रहे हैं तो ए पहले रहे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी। सिमिलरली अगर ये ऐसे लिखा होता बच्चों तो ये हो जाता बी ए प्लस सी ए। ठीक है, पहले अगर बी है तो बी ही रहेगा आगे, प्लस सी ए। समझ गए क्या? ये बात ध्यान रखने की है कि पहले जो है वो पहले ही रहेगा। चलो जी नेक्स्ट, अगली बात कर लेते हैं, अगली बात कर लेते हैं बच्चों। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है समझो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो उस ऑपरेशन में अगर करी जाए तो मुझे वही मिल जाए। वही मिल जाएगा मतलब जो था वही मिल जाए। अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे ए ही मिल जाए। नंबर्स के केस में क्या होता है भाई, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय 1। समझ रहे हो? मैट्रिक्स के केसेस में भाई ऑब्वियसली मैट्रिक्स तो होना चाहिए ना, तो मैट्रिक्स के केस में 1 को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही डिनोट कर देते हैं। यानी कि आप कोई भी मैट्रिक्स उठाओगे ना ए, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप उठाओगे और उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर में ए ही मिलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, अगर डिफाइंड है ऑर्डर वैसे तो ठीक है, तो ए आई बराबर आई ए बराबर ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में पहले है या बाद में है रिजल्ट सेम आता है, ये 1 की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। मैंने बोला कोई 2 मैट्रिक्स हो तो जरूरी नहीं वो इंटरचेंज करने पे सेम आंसर दें, ये गलत हो जाएगा, आप इसे बदल नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में आप ये कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होना चाहिए, तो वो ऑर्डर वॉर्डर देख लेना। ऐसा नहीं है कि 2 by 2 में 3 by 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने लगा दी, सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसका ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंगली उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो फंडा बताया था पहला और दूसरा वाला। समझ रहे हो? तो चलो देख लेते हैं जी स्लाइड पे क्या कह रहा है। पहला वाला क्लियर हो गया होगा, एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद इसने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आप कहोगे इनवर्स, इनवर्स की कहानी बेटा इसमें अलग है। मल्टीप्लिकेशन में कुछ केसेस में इनवर्स डिफाइन होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है। इनवर्स की स्टडी बिल्कुल सेपरेट करेंगे। ठीक है, एक बार डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे, वहां पे डिटर्मिनेंट्स का भी कुछ रोल होता है। तो इनवर्स अभी के लिए होल्ड करना होगा आपको। अभी सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि इनवर्स यस डिफाइन होता है, लेकिन कुछ केसेस में कभी होता है कभी नहीं होता, जनरली नहीं होता कि हमेशा होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलो जी, मल्टीप्लिकेशन यहां पर समाप्त होता है बच्चों कॉन्सेप्चुअली। इसके सवाल हम लोग ऑफ कोर्स लगाएंगे, ठीक है, विद टाइम लगाएंगे। एक बार सारा कॉन्सेप्ट आप ग्रैब कर लो कि मुझे सब समझ आता है, फिर सवाल तो हो ही जाएंगे। देखो अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। हमें पीपीटी की आवश्यकता नहीं है। आइए जी सुनिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कहानी सुनिए आप। चलो ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, जो मैट्रिक्स का रो है उसे कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसे रो बना दो, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या हुआ मेरा मतलब कहने का? फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो ये ए टी से रिप्रेजेंट होता है या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, जो मेरी पहली रो है उसे मैं पहला कॉलम बना दूंगा और जो मेरी दूसरी रो है उसे मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा। यानी कि ये रो है ना, इसे कॉलम बना दो 1 2 3 4 5 6 4 5 6, रो को कॉलम बना दिया, मेरा ट्रांसपोज तैयार हो गया। एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल देखो, पता नहीं क्या क्या कहानियां लिखता रहता है, बस इतना ही फंडा है बेटा ट्रांसपोज का, ठीक है। तो किताब में आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, इतना ही है, लंबा लंबा लिखा हुआ है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स से ले लेते हैं। चलो 1 0 0 2 1 2, और थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं इसमें ऑर्डर ना, 1 सेकेंड। मिट जा बेटे मिट जा। चलो मिट गया। मैं बी मैट्रिक्स थोड़ी अलग लेता हूँ ए से। ये देख लो 1 2 3, इसका ट्रांसपोज ले लो। कैसे लोगे? बी डैश लिख रहा हूँ फिलहाल, है ना, बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हो आप। भाई एक ही रो है तो एक ही रो को एक कॉलम बना दो, लो जी ट्रांसपोज ले लिया। और देखो लो ट्रांसपोज, पहली रो को पहला कॉलम बना दूं, लो जी, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दूं, लो जी, उठाया और रख दिया, ट्रांसपोज हो गया। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या आपको निकालना आ गया? निकालना आ गया होगा। तो अब थोड़ी सी ऑर्डर पे चर्चा कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था बेटा? 2/3। ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/2। देख सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो। इसका ऑर्डर क्या है? एक रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रो 1 कॉलम। ये क्या है? 2/2। तो ये भी क्या है? 2/2। अगर मैं एक जनरल रिजल्ट लिखूं बच्चों, अगर मैं कहूं कि अगर ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो क्या ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जा रहा है? क्या रिवर्स हो जा रहा है? 2/3 का 3/2, 1/3 का 3/1, 2/2 का 2/2। एक जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वैसे तो रिवर्स हुआ, बट जब क्योंकि सेम है तो पता नहीं चला। यानी कि अगर वैसे इमेजिन करो कि ये दोनों दो अलग अलग होते तो ये वाला 2 यहाँ चला गया है एक्चुअली, बट जो क्योंकि 2:2 तो इसलिए फर्क नहीं दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रांसपोज के केस में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज बन जाती हैं। बननी भी चाहिए। तुमने खुद ही तो कहा डेफिनेशन में कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो अगर 5 रो को 5 कॉलम बनाओगे तो भैया ऑब्वियसली कॉलम 5 हो जाएंगे ना, और 5 कॉलम को अगर 4 रो बनाओगे तो रो ऑब्वियसली 4 हो जाएंगी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है जी। ट्रांसपोज की सिर्फ इतनी ही कहानी थी, 3 सवाल भी आपको दिखा दिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा ट्रांसपोज की, वो हम लोगों को देखनी है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। वैसे ये ऊपर की डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इससे डिनोट होता है ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सिंपल सिंपल कहानी है। प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज काम की हैं, प्रॉपर्टीज पर सवाल बनता है, तो ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज क्या बोलती हैं? प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझो, ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी समझो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होता है। क्यों होता है? आपका ए था, ठीक है, ध्यान से समझना, m/n, उसका आपने एक बार ट्रांसपोज लिया, उसका ऑर्डर आपने घुमा दी, रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, तो n/m हो गया। आपने एक और बार ट्रांसपोज ले लिया,
फिर से घुमा दिया तो nm घूम के कहाँ आएगा, m/n। भाई ओवरऑल एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, तो जहां से शुरू करा था वहीं पे पहुंच गए ना। रो को कॉलम बनाया और वापस से रो बना दिया, कॉलम को रो बनाया और वापस से कॉलम बना दिया, तो बात तो वहीं आ गई कि जहां से शुरू करा था वहीं पहुंच गए। तो इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो ट्रांसपोज एक साथ हो तो उसे नल कर दिया, कट गया वो। ये मैथमेटिकली सही नहीं बोल रहा हूं मैं, कट गया, क्योंकि कट तो हो नहीं सकता ट्रांसपोज, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ये समझ पाओगे कि वो नल इफेक्ट हो गया, उसमें वो एक ट्रांसपोज से दूसरा ट्रांसपोज लेते ही वहीं आ गए जहां पर थे। ठीक है जी, तो दोनों तरह से बता दिया। रटना हो याद रखना हो तो समझ लो, दो एक साथ हो तो हट गए, और वैसे कॉन्सेप्चुअली आप समझ ही गए होंगे। दूसरा समझो, a प्लस बी का ट्रांसपोज, जो ट्रांसपोज होता है ना बेटा, ये हर जगह एंटर कर जाता है। ठीक है, अब मैं कहीं टी लिख रहा हूँ कहीं डैश, एक ही बात है। ठीक है, आपको जो फॉलो करना है, टी लिख लो चाहे डैश लिख लो, कहीं भी अगर प्लस माइनस हो रहा है ना तो ये अंदर तक ट्रेवल कर लेगा। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जितनी मर्जी एंट्रीज हो, ये हो ए प्लस डी प्लस ई, सब में घुस जाएगा ये। ठीक है जी, सिंपल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में बेटा ट्रांसपोज में थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट आता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज अगर आप ले रहे हो तो वो उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये थोड़ा स्पेशल रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना अलग से, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में और ट्रांसपोज अंदर ट्रेवल करा रहे हो तो ये इसके बराबर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब मान लो कि ऐसे हो ए बी सी डी ई का ट्रांसपोज, तो मैं कहता हूं बेटा कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सब पे ट्रांसपोज, लेकिन पीछे से आगे आ जाएंगे सब, ध्यान रखना ये मुद्दा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऊपर वाले में प्लस माइनस में हर जगह एज इट इज ट्रांसपोज अंदर चले जाता है और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होती है। ठीक है जी, आई होप ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज। किताब में सवाल दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स देता है, बोलता है इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ठीक है, उल्टे सीधे देगा कि ए ट्रांसपोज प्लस ए बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल दो। हमें अगर फंडे आते हैं तो जो मर्जी निकाल दो, जो वो कह रहा है निकाल दो, तुम्हें क्या टेंशन है। मैथ्स में कुछ याद नहीं रखना है कि भाई ऐसे ऐसे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज डन, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डन। मूविंग फॉरवर्ड, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है वो कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है, बस डेफिनेशन याद रखने की आपको जरूरत है, उसके बाद तनाव आपको लेना है नहीं बच्चों, मेरे होते हुए आपको तनाव लेने की जरूरत है नहीं। आई होप अभी तक का मैट्रिसेस बिल्कुल आपके टिप्स पे चल रहा होगा। समझो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब सिमिट्री से क्या आप रिलेट कर पा रहे हो। सिमिट्री का मतलब क्या हो गया कि रो को कॉलम भी बना दो, कॉलम को रो भी बना दो, तब भी कोई फर्क ना पड़े। सिमिट्रिक तभी तो कहलाएगा। और एक तरफ लिख लेते हैं स्क्यू सिमिट्रिक, स्क्यू सिमिट्रिक क्या होता है ये चीज, सिमिट्रिक और स्क्यू सिमिट्रिक। डेफिनेशन समझो बच्चों, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, इसका मतलब जो ए है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। वो आपको कहीं पे भी प्रूफ करने को बोले, प्रूफ करो ये सिमेट्रिक है, प्रूफ करो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको आता है ना ट्रांसपोज निकालना, आप उस मैट्रिक्स को उठाओ, उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर बराबर आ रहा है तो बोल दो सिमेट्रिक है, अगर माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो बोल दो स्क्यू सिमेट्रिक है। दूसरी बात, अगर वो आपको खुद ही बता दे कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको ये बात एज्यूम कर लेनी है कि इसका मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा, और वो उस रिजल्ट को आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी,
तो अगर मैं ए की बात करूं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, चेक करते हैं क्या है इसका ट्रांसपोज। आप चेक कर सकते हो बच्चों, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या इसी के बराबर आ रहा है? क्या इसी के बराबर आ रहा है? सही है बिल्कुल। इसमें भी कोशिश करता हूं मैं एग्जाम्पल फ्रेम करने की आपके लिए, ऑल्दो किताबों में लिखा होता है, किताब से उठाना चाहिए था, बट फिर भी कोशिश करते हैं आपके लिए बना ही दें हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक। हाँ, ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? ट्रांसपोज लिया तो इस रो को पहला कॉलम बना दूं और इस रो को दूसरा कॉलम बना दूं। अगर इसमें से -1 कॉमन ले लूं, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन लेने का मतलब हर एलिमेंट से उठा लो -1, तो -1 अगर बाहर निकाल लूं तो हो जाएगा 0 1 -1 0। क्या ये मेरा ए मैट्रिक्स है? क्या ये -1 इंटू ए है? क्या ये मेरा -a आ गया? क्या ए ट्रांसपोज बराबर -a आ गया? इसका मतलब मेरा ये वाला मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। तो आपको निकालना आना चाहिए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है जी, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक में एक बात आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। क्यों हैं भैया 0? सुनिए सर, क्या क्यों हैं 0? आई होप आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ भी है एक तरह से। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेसिकली? भाई बेसिकली अगर कोई ए मैट्रिक्स है विच इज ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज में क्या हो जा रहा है? ए ट्रांसपोज में ए आई जे आई बना जा रहा है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं और ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। इतनी बात तो समझता है हर बच्चा। भाई रो को कॉलम बना रहे हैं, कॉलम को रो, तो हर एलिमेंट का इंटरचेंज हो जा रहा है वो, तो ए आई जे की जगह ए जे आई हो जा रहा है जो भी वैल्यू होगी, और ऑर्डर रिवर्स हो रहा है। बेटा डायगोनल एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आपको मैंने बताया था बच्चों कि आई बराबर जे होता है। वो मैं ऊपर करा चुका हूं तो रिपीट नहीं करूंगा, चेक कर लेना आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स में। आई बराबर जे होता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या ए ट्रांसपोज बराबर -a होता है? ये भी हमें पता है, ये तो गिवन लिख दूं, गिवन है, क्योंकि उसने बोला है ना पहले से स्क्यू सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स। भाई स्क्यू सिमेट्रिक में तो चेक कर रहे हैं, तो ये तो गिवन है, और डायगोनल में ऐसा होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आई बराबर जे है ना, तो इसमें क्या मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा ए आई आई है, आई आई क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आई बराबर जे है, वो मेरा माइनस टाइम्स ए आई आई होगा। या फिर इसको ऐसे समझ लो, एक स्टेप मैंने आपका खा लिया, जो मेरा ए जे आई है वो बराबर -a आई जे होगा, है ना? वही तो लिखा है, यहाँ से उठा लिया। अब आई बराबर जे है तो दोनों जगह आई आई कर दिया, तो वो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। इतना तो तुम समझदार हो यार। तो 2ai बराबर 0, ai बराबर 0, यानी कि सारे ai का मतलब जहां i और j बराबर हैं, और वो किसके लिए? डायगोनल एलिमेंट्स के लिए लागू होता है। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या वैल्यू आपकी 0 आ रही है? जी सर 0 आ रही है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज 0। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और पूछा है कि बताओ स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो अब हमारे बच्चे जो हैं वो तेज हो चुके हैं। अब सबसे पहले ये देख लेना कि डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हैं या नहीं। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट 0 ही नहीं है तो सॉल्व तो ऑफ कोर्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका दिल जानता है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बेटा। ठीक है जी, तो ये बात आपकी समझने की थी। सो आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया, सिमेट्रिक समझ आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया,
ऑर्डर्स कैसे घूम रहे हैं समझ में आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं समझ में आ गया। ये सब फंडे आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो ट्राई कर सकें। ठीक है जी, क्या लिखता है, ए बराबर ए ट्रांसपोज है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, ठीक है जी। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है जी। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, प्रूफ करके दिखा दिया खड़े खड़े। आप भी खड़े खड़े कर देना, सवाल पूछेगा तो 4-5 नंबर फ्री के दे देगा, 3-4 नंबर, और क्या चाहिए जीवन में। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग रियल वैल्यूज एज एलिमेंट्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। आप कहोगे कैसे होता है, मैंने कहा जब उसने सिमेट्रिक बोला तो तुम चेक कर लो ना, अब तुम्हें क्या दिक्कत है। वो बोल रहा है बेटा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो तुम्हें चेक करना है, ये चेक कर ले पहले भाई। मैं तो जो भी मैट्रिक्स होती है उसे कुछ मान लेता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करने का एक ही तरीका है, मैं तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चेक करूंगा, बराबर आया तो सिमेट्रिक, नहीं आया माइनस के बराबर आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया। प्रॉपर्टीज को याद करो, ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला गया, ट्रांसपोज ब्रैकेट के ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है। ए ट्रांसपोज प्लस ए को क्या मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, कॉम्यूटेटिव लो, इसलिए पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज बेटा, समझ गए कहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना बच्चों, अगर आप ब्रैकेट में लिख कर आओगे ना कि बिकॉज ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स का पार्ट है। यहाँ पर जब आपने यूज किया है ना तो आप लिखना बिकॉज ए डैश का डैश क्या होता है, ए के बराबर होता है। बिकॉज जितना लिख कर आओगे ना रीजंस, कि टीचर को उतना पता चलेगा कि आप और अच्छे से चीज़ों को जानते हो, वो पूरे नंबर देगा, कहीं पे कुछ कटने का स्कोप ही नहीं होगा। ऐसे ही तो आते हैं 100 नंबर, और कैसे आते हैं। तो ये सब बातें भूलना मत, मन में मत सोच लेना, जितना लिख सकते हो लिख के आना, बट पेपर भी पूरा करके आना भाई, कहीं लिखते रह जाओ और पेपर छूट जाए, दोनों का बैलेंस रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, जो कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया, तो क्या मेरा ये इसी के बराबर आ गया, यानी कि P बराबर प्री ट्रांसपोज आ गया। इसका मतलब क्या, ये क्वांटिटी सिमेट्रिक है, जी हाँ सी सिमेट्रिक है। इसको आप खुद चेक कर लीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक निकल के आएगी। ये जो क्वांटिटी है इसका ट्रांसपोज लेना, इसके नेगेटिव के बराबर आएगा, इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये आप याद भी रख सकते हैं बच्चों रिजल्ट, लेकिन हमेशा इस तरह से निकाल के दिखाना आप, कभी भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का मैटर हो। अगली बात, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, ध्यान से समझो, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है ए, मैं उसे लिखूं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्या LHS और LHS बराबर है क्या, अभी तो नहीं है, इससे ये कट जाएगा ए ट्रांसपोज। क्या ए बराबर 2a लिख दिया मैंने, अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या अब ये बराबर है, अब तो ये बराबर है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 2 को अलग अलग कर दूं, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर ए, क्या ये बराबर हैं दोनों क्वांटिटीज, बोलो क्या ये दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं। अभी आप लोग के सामने मैंने चेक कराया, अगर ये बराबर हैं, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक था, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, रो कॉलम इंटरचेंज ही तो होते हैं, तो सिमेट्रिक था जी। क्या ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक था, आप चेक भी कर लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जी हां था और है। तो बच्चों, क्या हमने किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की तरह लिख दिया। आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, आपने उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया। ये प्लस मत कर देना, ये प्लस बीच में बना रहना चाहिए, ये अलग क्वांटिटी रखो, ये अलग। तो दो मैट्रिक्स में तोड़ दिया, उसमें पहली सिमेट्रिक दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, 6 नंबर में क्वेश्चन कई बार कैसे आ जाता है, 6 नंबर में आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि एक कोई मैट्रिक्स है, उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखो। तो आपको क्या करना होगा, आपको कोई ए मैट्रिक्स गिवन होगी
आपको उसका ए ट्रांसपोज निकालना होगा, जो आप निकाल पाओगे। उसके बाद आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना होगा, जो कि आप निकाल पाओगे। उसको हाफ से आपको डिवाइड करना होगा, हर एंट्री को हाफ से डिवाइड कर दोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे बेसिकली हाफ से डिवाइड नहीं कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे या फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी। सिमिलरली हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल के, तो आपकी ये क्वांटिटी निकल जाएगी। ये एक मैट्रिक्स 1 आ गई, ये आपकी एक मैट्रिक्स 2 आ गई। तो आप क्लियरली कह पाओगे कि देखो, अब अगर मैं ए को m1 प्लस m2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये मेरी सिमेट्रिक है, ये मेरी स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इसको लिख पाओगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करके भी दिखाना होगा कि जो ये वाली क्वांटिटी है ये सिमेट्रिक है और ये वाली क्वांटिटी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इनके ट्रांसपोज लेके इक्वल दिखा के और माइनस के इक्वल दिखा के आपको प्रूव भी करना होगा कि देखो ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और मैंने इसे 2 मैट्रिक्स में लिख दिया, मेरा काम समाप्त हुआ। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स है। ट्रांसपोज निकाला, ये क्वांटिटी निकाली, ये वाली क्वांटिटी निकाली, फिर इन दोनों के ट्रांसपोज लेके पूरी मैट्रिक्स के ये दिखाया कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये पूरी कहानी जब आप दिखा दोगे तो आपको 6 नंबर प्राप्त हो जाएंगे अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन फंसा, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, आपको ध्यान रखना है बच्चों। आई होप आपको मैट्रिसेस की पूरी कहानी क्लियर हो चुकी है, और इसी के साथ हमारा मैट्रिसेस भी समाप्त हो चुका है बच्चों। मैट्रिसेस हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने मैट्रिसेस के कवर कर लिए हैं। अब आपका समय आता है कि आप मैट्रिसेस के सारे सवाल लगा डालिए। आज की वीडियो में भी आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में शीट मिलने वाली है, और डीसी ऐप पर भी शीट वो जाएगी, तो डीसी ऐप पर आप जाके चेक कर पाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर पाएंगे। वो शीट आपको पूरी की पूरी लगानी है, पहला वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास मैट्रिसेस का जो कुछ है, PYQ, इधर उधर का कंटेंट, जो भी आप पढ़ रहे थे साल भर, वो सब लगा डालो। क्वेश्चन बनने चाहिए, एग्जाम्पल्स रीड करोगे तो समझ आना चाहिए कि मैट्रिसेस में कैसे लॉजिक बैठ रहा है। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को टच मत करना, वो डिटर्मिनेंट्स के बाद देखेंगे, उसके सवाल अभी नहीं बनेंगे। डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये 3 टॉपिक रहते हैं। अगली वीडियो में इसको भी खत्म कर देंगे और हमारा अलजेब्रा समाप्त, हमारे नंबर पक्के। तो बेटा कुछ इस तरह से हमें ये सारा पढ़ना था। आशा करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। अगर मज़ा आ गया है यार अभी तक के कॉन्सेप्ट्स में, तो नीचे कमेंट ज़रूर लिख देना मेरे लिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों। और काम करना ज़रूरी है, अब आपका समय है काम करने का। ये मैंने सब पढ़ा दिया, अब मैं तो अगले चैप्टर पे आ जाऊँगा कल परसों में, तो आपके सवाल तब तक हो जाने चाहिए। अब प्लीज़ मेरे को प्रॉमिस करो कि इन कॉन्सेप्ट्स पर आप सारे सवाल अभी लगा लोगे, चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे कुछ हो। वर्ड प्रॉब्लम्स एक चीज़ रहती है, वो मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पिकअप कर लूँगा, है वो कुछ नहीं। इंग्लिश को मैथमेटिकली कन्वर्ट करो, उसके बाद यही सब फंडे लगाओ, बहुत सिंपल होती हैं। इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस उठा लेंगे फ्री होते ही इस पूरे चैप्टर से, ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल्स रीड करो, थ्योरी रीड करो। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टॉपिक रह जाता है जो आपको समझ में ना आए। सो आई होप आपको मज़ा आया बच्चों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट्स और अलजेब्रा को, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में समाप्त कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। अब सवाल ज़रूर लगा लेना, अब छोड़ दिया तो ये टॉपिक गया, अभी करने का समय है। आगे तो अगले का होमवर्क मिलेगा ना, तो प्लीज़ इस सब को कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।